आई एम नीरू सारस्वत और हमारा मिशन है CTET 100% विद गुड मार्क्स। हम लोगों ने ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है, बट अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पर फिर मैं एक बार क्या नाम है पैडागोजी को उन्होंने बोला है, इसलिए मैं पैडागोजी का 1 पार्ट पढ़ाना चाहूंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीन प्याजे की थ्योरी। अब सबसे पहले मैंने जीन प्याजे की थ्योरी इसलिए ली है क्योंकि जीन प्याजे की थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें से 2-3 क्वेश्चन हर एक साल आए हुए हैं। ठीक है, तो हमें जीन प्याजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात फिर कहना चाहूंगी कि हमें अगर मैं जीन प्याजे की थ्योरी आपसे डिस्कस करूंगी तो इसके लिए आपके माइंड में सबसे पहले उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप सोचते सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर ही कराए जाएं, तो ये मेरे हिसाब से रॉन्ग रहेगा। क्योंकि आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप उसके आंसर्स को नहीं समझ पाएंगे। आप रट तो लेंगे बट आंसर्स आप माइंड के थ्रू नहीं कर पाएंगे, लैंग्वेज चेंज भी होगी, फिर आपके लिए वहां डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन यही है, पहले आप कंसेप्ट को समझेंगे, देन जितने भी प्रीवियस ईयर अब तक क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जीन प्याजे के, उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर थ्योरी जीन प्याजे। देखिए, जीन प्याजे यानी जीन प्याजे की सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जीन प्याजे ने थ्योरी दी किस चीज की है। ठीक है, तो जीन प्याजे ने जो थ्योरी दी है उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की थ्योरी किसने दी है? जीन प्याजे ने, जिसे इंग्लिश में कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं। अब हमें इंग्लिश प्लस हिंदी लेकर चलना है, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे थ्योरी से रिलेटेड, तब आपको क्या नाम है जो लैंग्वेज दी होगी ना, वो हिंदी में थोड़ी सी डिफिकल्ट बन जाती है। तो इंग्लिश में लिमिटेड वर्ड्स रहते हैं, यही सेम आपको दिखाई देते हैं, इसलिए आपको टिक लगाना या समझना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, दैट इज द रीजन। सो जीन प्याजे की थ्योरी का नेम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इंग्लिश में कहेंगे हम इसे कॉग्निटिव थ्योरी। नाउ जीन प्याजे से रिलेटेड अगर हम थ्योरी को समझेंगे तो जीन प्याजे से रिलेटेड भी हमें कुछ चीजों को समझना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन ही बनता है। जैसे कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, तो आप ही समझ सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसने दी है? जीन प्याजे ने। तो आप इजीली इस आंसर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम जीन प्याजे से रिलेटेड कुछ बातों को समझेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। 1890 स्विट्जरलैंड में, यानी स्विस कि ये मनोवैज्ञानिक थे। इनकी मृत्यु 1980s में हुई थी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप इसको समझ लेंगे। इसके बाद इस जीन प्याजे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन्होंने खुद के 3 बच्चे थे, इन पर अध्ययन किया था। यानी ये एक जीव वैज्ञानिक थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जीव वैज्ञानिक थे। इसके बाद इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर अध्ययन किया। जब इन्होंने बुद्धि का परीक्षण किया था, उस टाइम पे इन्होंने भी जो है बच्चों से रिलेटेड नॉलेज को जानना चाहा, उनके बारे में समझना चाहा। तो इन्होंने इस थ्योरी को बनाने से पहले अपने स्वयं के बच्चों पर इस थ्योरी को अप्लाई किया था, देन इन्होंने इस थ्योरी का निर्माण किया था। तो ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वयं के 3 बच्चों पर इसका अध्ययन किया था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर है कि थॉट ऑफ जीन प्याजे, यानी जीन प्याजे का विचार था क्या। ठीक है, अब देखो जीन प्याजे क्या सोचते हैं कि बच्चा क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सोचते हैं कि बच्चे एक डिस्कवरर है। यानी क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट होता है कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो बच्चे को एक वैज्ञानिक समझता है, खोजकर्ता समझता है, एक लिटिल साइंटिस्ट समझता है। तो आप ही बात ध्यान रखेंगे, जीन प्याजे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो बच्चे को एक डिस्कवरर, लिटिल साइंटिस्ट या क्या नाम है विश्व निर्माता, ठीक है, एक वैज्ञानिक खोज करता, ये कौन समझता है? जीन प्याजे। ठीक है, अब सेकंड बात, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे बुद्धि जन्मजात नहीं होती। यानी जब हमारा जन्म होता है उसके साथ हम बुद्धि को लेकर नहीं आते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, अपितु शरीर में बुद्धि के साथ साथ इसका विकास होता है। यानी जैसे जैसे हमारा शरीर डेवलप होता रहेगा, हमारी बुद्धि भी डेवलप होती रहेगी। उनके अनुसार हमारा जब जन्म होता है तो हम अपने साथ बुद्धि को लेकर नहीं आते हैं, बट जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं, शरीर हमारा डेवलप होता है, हमारा माइंड भी उसी तरीके से डेवलप होता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आती है जिसमें से वाइगोत्स्की और जीन प्याजे से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जब हम वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है कि जीन प्याजे का विचार क्या था। तो जीन प्याजे एक बच्चे के बारे में सोचते हैं कि पहले तो बच्चे में विचार आता है, कोई भी कार्य करेगा तो बच्चा पहले उस चीज के बारे में सोचेगा, यानी विचार करेगा, और बाद में भाषा का निर्माण होता है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है कि बच्चा क्या करता है, पहले विचार करेगा, बाद में भाषा का निर्माण होगा। बट वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा पहले भाषा का निर्माण करता है माइंड में, उसके बाद वो कुछ सोचता है। लेकिन जीन प्याजे क्या बोलते हैं कि बच्चा क्या करता है,
है, पहले विचार लाएगा, उसके बाद वो भाषा का निर्माण करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास का मीनिंग क्या होता है। देखिए, संज्ञानात्मक जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास का मीनिंग होता है सोचने व समझने की शक्ति का विकास होना। यानी बच्चा जब सोचता है, कुछ समझता है, उसमें किस तरीके से माइंड डेवलप होता है, कितना माइंड यानी संज्ञान, संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान यानी ज्ञान का कितना विस्तार हो पाता है, उसे सोचने समझने की कितनी शक्ति डेवलप होती है, उसे हम कहेंगे संज्ञानात्मक विकास। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो ये आपका यूपी टेट का भी क्वेश्चन रहा है कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो जीन पियाजे ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, यानी अवस्थाएं इन इंग्लिश स्टेजेस, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। देखिए, फर्स्ट अवस्था है हमारी इंद्रियगामक अवस्था, इसे संवेदनात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये 2 नेम्स हैं इसके, और इसको हम इंग्लिश में 1 नेम यानी सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। अब सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये इसके सेकंड स्टेज है और जिसका टाइम पीरियड देख सकते हैं आप, यहाँ 2 से 7 ईयर है। और फर्स्ट जो स्टेज थी हमारी 0 से 2 ईयर तक है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड स्टेज की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये, इसमें ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 to 11 ईयर होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी 4th स्टेज यानी औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यानी हमारी कितनी स्टेज होगी 1 2 3 4। तो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जो है इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है इंद्रियगामक, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ है औपचारिक यानी अमूर्त, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल कहेंगे। फिर मैं यही कहूंगी कि इंग्लिश की लैंग्वेज को प्लीज ध्यान में रखते हुए चलना, क्योंकि वहां आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ही आसान होगा। ठीक है, अब इनकी एज प्रोसेस को पढ़ेंगे। फर्स्ट एज जो फर्स्ट इंद्रियगामक अवस्था स्टेज वो 0 से 2 ईयर है। सेकेंड वाली जो प्री ऑपरेशन स्टेज है वो 2 से 7 साल है। कॉन्क्रीट यानी मूर्त जो अवस्था है वो 7 से 11 है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त अवस्था जो है वो 11 से 15 साल है। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अटेम्प्ट हो गया कि कितनी अवस्थाएं हैं, 4 हैं, और ये 4 अवस्था किसने दी है, जीन पियाजे। ना कम टू द नेक्स्ट, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे इन अवस्थाओं को। देखिए फ्रेंड्स, जो अवस्थाएं हैं 4 अवस्थाएं, इससे रिलेटेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, यानी इसमें से किसी भी एक चीज को पकड़ा जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप होगा। तो ये अवस्थाएं आपको बिल्कुल फिक्स रख लेनी है अपने माइंड में कि किस एज में बच्चे में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, यही चेंजेस पूछे जाएंगे आपसे, मैं आपको बताती चलूंगी किस एज का कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में बिल्कुल रख लेना है फिक्स, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं प्रीवियस ईयर दिखाऊंगी किस तरीके से आए हुए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर देंगे अपनी फर्स्ट एज यानी इंद्रिय जनित यानी संवेदनात्मक, इंग्लिश में कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, फर्स्ट बात इसमें बताइएगी कि 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहली बात ग्रॉस मोटर स्केल। ठीक है, स्केल्स जो होती है मोटर स्केल्स ये 2 टाइप की होती है, हमारी ग्रॉस होती है और फाइन होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले ग्रॉस की। ग्रॉस का मीनिंग ये होगा कि जो 0 से 2 साल का बच्चा होता है, अगर आप उसे, ग्रॉस का मतलब पूरी चीज का, अपने पूरे हैंड का यूज करना, बट उसे प्रॉपर यूज करना नहीं आता। अगर आप उसको खाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर आप खाने के लिए बच्चे को चावल देते हैं तो बच्चा एकदम से पूरा हैंड कवर करता है। ठीक है, पूरा हैंड से लेता है, पूरा हाथ गंदे कर लेता है, क्योंकि उसे उस टाइम पर समझ में नहीं आता है कि मतलब उसको इतना, उसका दिमाग का विस्तार, इंद्रियों का इतना अच्छा विस्तार नहीं हो पाता हाथों से कि वो अच्छे से स्पून को पकड़ के खा पाए तरीके से। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ग्रॉस मोटर स्केल। लेकिन बच्चा जब चम्मच पकड़ना सीख जाता है और अच्छे से खाना सीख जाता है, यानी इसकी जो स्किल्स हैं, ये फिंगर्स हैं, उसको अच्छे से पकड़ना उसे आ गया है, यानी उसने फिनिशिंग आ गई है, तो ये होती है फाइन मोटर स्केल। ठीक है, ये फाइन और ग्रॉस में डिफरेंस है, तो आप ग्रॉस को ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें बच्चा जो है वो ग्रॉस मोटर स्केल में होता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है समस्त क्रिया इंद्रियों के माध्यम से करता है, यानी सेंसेस आर टीचर्स। जो उसकी सेंस होती है वो सेंसेस के थ्रू वर्क करता है इस एज में बच्चा। अब एग्जांपल के लिए देखेंगे, अगर बच्चे को भूख लगती है, उदाहरण दिया हुआ मैंने कि उदाहरण है कि भूख लगने पर रोना, यानी बच्चे को जब भूख लगेगी तो वो क्या कहेगा, रोने लग जाएगा। जब बच्चा भूख से रोने लग जाता है इट मीन्स हमें समझ में आ जाएगा कि बच्चा भूखा है, यानी वो बोलकर अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाता है, वो थ्रू एक्शंस करता है जिसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि
बच्चे को भूख लगी है, ठीक है, उसका आंखों का खुलाना इट मीन्स उसे नींद आई है, तो हम लोग समझना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो अपनी बातें स्पष्ट नहीं कर पाता, बट वो अपनी बातें इंद्रियों के माध्यम से करता है जिसके थ्रू हम उसकी बातों को समझते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे सेंसेस आर टीचर्स, या सेंसेस के थ्रू किस एज में बच्चा वर्क करता है, तो आप ध्यान रखेंगे हमारी फर्स्ट एज होती है इंद्रिय जनित अवस्था। अब थर्ड पॉइंट है इसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये इससे प्रीवियस ईयर 2019 का भी एग्जाम गया है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस एज में होता है। देखिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ये बच्चे का फर्स्ट एज में होता है। इस एज में बच्चा क्या करता है कि अपना ना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। वो लक्ष्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चे के सामने कोई बोतल पड़ी है, उसे वो बहुत पसंद आ गई, उसका कलर बहुत पसंद आ गया, तो बच्चा क्या करेगा, एकदम फटाफट से भागता है, चाहे वो गिरे चाहे उसके कहीं लगे, उसे इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो बच्चा गिर भी जाएगा, इसलिए इसमें, और वो उस बोतल को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इस बात को कहा गया है कि इस टाइम पर बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी लक्ष्य तक पहुंचना ही उसका उद्देश्य होता है, उसको अपना राइट और रॉन्ग समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, हमारी फर्स्ट स्टेज में आता है। नेक्स्ट है आपका वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। किसी भी वस्तु को जो इस एज का बच्चा होता है वो स्थायी समझता है, वो सोचता है कि वस्तु यही है और यहीं रहती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। उसके माइंड में वो चीज फिक्स है, वो फिक्स ही रहती है, स्थायी स्थायी बना रहता है, क्योंकि पूरे एनवायरनमेंट में तो वो जा नहीं पाता है, वो अपने सराउंडिंग्स में जितनी चीज देखता है उसको वो फिक्स मान लेता है, ठीक है। तो ये रही इसकी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात, यानी वस्तु स्थायित्व जो रहेगा वो किस एज में रहेगा, सबसे छोटी एज यानी फर्स्ट एज हमारी इंद्रिय जनित अवस्था फर्स्ट एज का। नेक्स्ट है अनुकरण करना यानी इमिटेशन। इट मीन्स बच्चा जो होता है इस एज में अपने वर्ड्स को यूज नहीं करता है, जो भी वो बड़ों से सुनता है, अम्मा बाबा से सुनता है या अपने घर में जो भी उसके बड़े हैं उनसे जो सुनता उनको वो रिपीट करना स्टार्ट करता है, चाहे वो किसी बड़े का नेम हो। वो नहीं जानता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है, बट वो उसको इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है, वो अपने से बड़ों का नेम भी लेना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद है प्रयास व त्रुटि के आधार पर सीखना। इट मीन्स बच्चा जो है वो प्रयास व त्रुटि के आधार पर सीखता है। जैसे कि बच्चे को क्या नाम है, कोई गलती कर देता है, ठीक है, तो उसके बाद बच्चा सोचता है कि मैंने कोई गलती कर दी है, तो जैसे बच्चा कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है, अब वो करते करते उसका हाथ जल जाता है या कुछ गलती उससे हो जाती है, उसके कहीं लग जाती है, तो यहाँ उस बच्चे ने प्रयास किया, प्रयास से सीख लेता है कि हाँ ये मेरे से गलती हो गई है, आइंदा वो उस वर्क को नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रयास व त्रुटि के आधार पर सीखना भी हमारी फर्स्ट स्टेज में आता है। अब फर्स्ट स्टेज से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो आपको मैंने कवर करा दिए हैं। फर्स्ट है ग्रोस मोटर स्किल, उसके बाद है इंद्रियों के माध्यम से वो वर्क करना, थर्ड है इसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फोर्थ है वस्तु स्थायित्व, फिफ्थ है अनुकरण करना, और सिक्स है प्रयास व त्रुटि के आधार पर। अब जो पेपर आएगा वो इसी लैंग्वेज में आएगा कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस एज में होता है, तो आपको ध्यान रखना फर्स्ट में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट अवस्था में पाया जाता है। इमिटेशन मेथड कौन यूज करता है, फर्स्ट स्टेज का बच्चा यूज करता है, ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे, ये 2 से 7 साल के बच्चों की होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट गिवन किया हुआ है, तो इस एज को हम टॉय एज भी कहते हैं, यानी 2 से 7 साल का बच्चा हो जाता जो होता है वो प्ले ग्रुप में होता है, वो खेल खेल में चीजों को सीखता है, ठीक है, तो इसलिए इस अवस्था को टॉय एज कहा गया है। ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब है निर्जीव को सजीव समझना। आप देखेंगे कि 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो किसी भी निर्जीव चीज को, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इमेजिन करिए आपके इर्द गिर्द कोई भी बच्चा होगा जो 2 से 7 साल का होगा, ठीक है, वो किसी भी बात पर कहीं से गिर जाता है, ठीक है, वो बच्चा रोता है, तो आप पूछते हैं कि बेटा किसने मारा, वो कहेगा मेज ने मारा है, यानी वो ये नहीं सोचेगा कि मैं खुद गिर गया हूँ, वो कहेगा मेज ने मारा है। तो आप अगर मेज को बोलेंगे हाँ चलो ठीक है मैं मेज को मारता हूँ, तो फिर वो बच्चा कहेगा, वो बच्चा एकदम सडन रोना भी बंद कर देता है, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें जान है, ठीक है। बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता है, वो निर्जीव को सजीव समझता है, इसलिए इसे एनिमिज्म कहा गया है। तो आप प्लीज इसे ध्यान रखेंगे कि एनिमिज्म जो बच्चे में होता है वो किस एज में होता है, वो सेकंड अवस्था में होता है। उसके बाद है ईगोसेंट्रिसिज्म यानी अहम केंद्रिता, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में आती है, हमारी सेकंड अवस्था में आती है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको इंग्लिश में लिखा आएगा ईगोसेंट्रिसिज्म और हिंदी में होगा अहम केंद्रिता की भावना किस अवस्था में पाई जाती है। अब इसको हम समझेंगे अहम केंद्रिता होती क्या है। देखिए जो अहम केंद्रिता होती है उसका मीनिंग होता है बच्चा अपने को सुपीरियर समझता है। इस एज का बच्चा जो
उसको जो पसंद है ना वही सबको समझ, वो उसी को ग्रेट समझता है। उसको लगता है जो चीज मेरी है वो मेरी है, ठीक है। वो अपने आप को अहम की भावना यानी सुपीरियर समझना। जैसे वो उसको जैसे उसके सामने कोई बॉल है वो कहेगा ये मेरी है, ठीक है, ये पापा मेरे हैं, ये मेरी है, ये मेरे को अच्छी लगती है, ये मेरा है। उसके अंदर ये बहुत चीजें होती हैं जो अपने आप को अच्छा समझता है, उसको आप रॉन्ग नहीं ठहरा सकते, नहीं मेरा बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा अच्छा है। तो जो अहम की भावना रहती है। एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि बच्चे के पास कोई बॉल है तो कहता है ये बॉल मेरी है, चंदा मामा गोल है तो ये गोल, ये चंदा मामा गोल है, मेरी बॉल भी गोल है ना, तो ये चंदा मामा मेरे हैं, ठीक है। तो ये होती है, मतलब उसको ना रॉन्ग राइट का पता नहीं होता इस एज में, बट बच्चा वो अपने आप को ही अच्छा समझता है। तो इस एज को इसलिए अहम केंद्रिता यानी बच्चे में अहम की भावना रहती है, इसलिए इसे ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इवर्सेबल थिंकिंग। इवर्सेबल थिंकिंग का मतलब, अगर बच्चे को आप सीरीज में कोई चीज याद कराएंगे तो बच्चा सीरीज में याद कर लेगा, लेकिन अगर आप उससे कहते हैं बेटा इसको रिवर्स करके बताओ, 2 5 जा 10 कितना होता है, 2 4 जा क्या होता है, तो बच्चा इस चीज को नहीं बता पाएगा। लेकिन बट आपने लर्न करवाया है टेबल, तो बच्चा बता देगा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बोलो बेटा इसको रिवर्स कर दो, तो बच्चा इस चीज को नहीं कर पाएगा। यानी इरिवर्सेबल थिंकिंग जो है हमारी सेकंड स्टेज में आती है। नाउ थर्ड, सॉरी, लास्ट पॉइंट है इसका कि भाषा को बोलना स्टार्ट करता है। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो किस अवस्था में आ जाती है? देखो 0 से 2 साल के बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं आती, 1 2 वर्ड्स को बोलता है। बट अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो बच्चा जो बोलना स्टार्ट करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो उसके सेकेंड स्टेज में होती है, ठीक है। अब ये थे हमारे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारी थर्ड स्टेज होती है, इसको भी माइंड में रखना आपने, 7 to 11 ईयर्स। अब क्या होता है, 7 से 11 साल का बच्चा ये फर्स्ट सेकंड क्लास में होता है, यहाँ से उसकी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इसको कहते हैं स्कूल एज, ठीक है। सेकंड बात, इस एज में क्या होता है, हर एक एज जो होती है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। हर एज में बच्चा जो है कुछ गेन करता है, फर्स्ट से सेकंड में कुछ गेन करेगा, सेकंड से थर्ड में कुछ और गेन करेगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे नॉलेज को गेन करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट है उसका पॉइंट स्कूल एज, यानी ये स्कूल जाने वाला बच्चा है। इसके बाद है लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चा जब स्कूल में एंट्री कर जाता है, ठीक है, 7 से 11 साल का बच्चा, यानी उसके दिमाग में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, यानी उसकी बुद्धि का थोड़ा सा विकास होता है, तो वो लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर हम पूछा जाए कि बच्चा लॉजिक लगाना कब स्टार्ट कर देता है, किस अवस्था में करता है, तो हमारी वो थर्ड स्टेज होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसके बाद है रिवर्सेबल थॉट आ जाती है। देखिए फर्स्ट सेकंड जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा था इरिवर्सेबल, यानी बच्चा रिवर्स करके कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, बच्चा रिवर्स करके बता पाएगा। अब बच्चे से पूछ लीजिए 2 5 जा कितना होता है, 2 4 जा कितना होता है, इस एज में बच्चा इजीली बता पाएगा। इसके बाद इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गैंग एज है, यानी फ्रेंड्स ग्रुप, वो अपने गैंग को बनाना स्टार्ट कर देता है, फ्रेंड सर्कल को बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो गैंग एज कौन सी अवस्था में होती है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारी थर्ड स्टेज होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद है मूर्त वस्तुओं के बारे में सोच सकता है, क्योंकि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इस साल में, जो 7 से 11 साल का बच्चा होता है। अगर आप इससे कुछ अमूर्त चीज के बारे में जो बच्चे ने नहीं देखी हो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाएगा इस एज में, ठीक है। वो क्या करेगा, सिर्फ मूर्त वस्तुएं, ठीक है, आप उसको आप कोई बुक दे दीजिए, उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाइए, तो उसको वो आपको उस चीज का जवाब दे देगा। लेकिन आपने कोई चीज उसने देखी नहीं है, कुछ महात्मा गांधी को देखा नहीं है, उसके बारे में कुछ जानता नहीं है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ पूछेंगे या किसी वैज्ञानिक के बारे में पूछेंगे, ठीक है, किसी और देश के बारे में कुछ पूछेंगे, तो बच्चा उससे रिलेटेड कुछ भी आपको नहीं बता पाएगा, वो अमूर्त चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूर्त वस्तुओं के बारे में सोच सकता है। तो जो मूर्त वस्तुएं होंगी वो किस अवस्था में आएंगी, हमारी थर्ड स्टेज में। इसके बाद है डिसेंट्रेशंस। डिसेंट्रेशंस का मतलब होता है माप तोल को समझना। अब आप यहाँ समझेंगे माप तोल को बच्चा कैसे समझेगा। अगर आपके कंटेनर ले लेते हैं, यानी 2 ग्लास लेते हैं, इसमें वाटर फिल करते हैं, ठीक है, ये आप बाउल ले लीजिए, एक में ये ग्लास ले लीजिए। अगर इसमें आपने मान लीजिए ½ लीटर पानी डाला है, ठीक है, इसमें भी, तो बच्चा क्या करेगा, उसको लगेगा इसमें कटोरी थोड़ी इस तरीके से बाउल जो थोड़ा चौड़ा है इसलिए इसमें कम पानी है, ठीक है, ग्लास लॉन्ग है इसमें यहाँ तक पानी आ जाता है, तो बच्चा क्या सोचेगा, ग्लास वाला पानी ज्यादा है,
ठीक है। तो यानी इस एज में बच्चे को ना ये पता नहीं होता कि हमारी सेकंड स्टेज होती है जब वो लॉजिक नहीं लगा पाता, ठीक है। लेकिन माप तोड़ को जब वो समझ जाता है यानी हमारी थर्ड स्टेज, इसमें अगर बच्चे को आपने वाटर दे दिया ना दोनों में, तो बच्चा समझ जाएगा दोनों इक्वल है, वो किसी भी कहेगा कोई भी वाटर दे दो दोनों ही इक्वल है। यानी इस एज में वो समझ गया कि इन दोनों में से दोनों ही पानी इक्वल है, कोई भी वाटर मुझे आप दे दीजिए, ठीक है। ये एज कौन सी होती है? थर्ड स्टेज, जब बच्चा डिसेंट्रेशन यानी मापतोल को समझ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड स्टेज की, तो इस एज में बच्चा जो है डिसेंट्रेशन के अंदर नहीं आती। अगर आप उससे क्या नाम है, मैंने बोला कि अगर उस बच्चे को चौड़े बर्तन में पानी दोगे ना और थोड़े से खड़े बर्तन यानी उसे ग्लास में दोगे, तो वो सोचेगा ग्लास का पानी ज्यादा है, ठीक है, वो बड़ा है उसमें ज्यादा है, चाहे जो छोटा हो उसमें उतना ही पानी हो, लेकिन बच्चे के माइंड में रहता है जो बड़ी चीज है उसमें ज्यादा चीज है, ठीक है। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सीरिएशंस यानी असेंडिंग डिसेंडिंग। इस एज का बच्चा सीरीज में लगाना, यानी आप उसे बड़े से छोटा छोटे से बड़ा लगवाएंगे तो बच्चा इस एज का बच्चा इस कार्य को अच्छे से कर लेता है। यानी असेंडिंग डिसेंडिंग सीरिएशंस की पहचान जो होती है सीरीज की, वो बच्चे को इस अवस्था में आ जाती है। नेक्स्ट है कैन डू रीजनिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रीजनिंग बच्चा किस एज में कर लेता है, तो रीजनिंग बच्चा जो थर्ड स्टेज में कर लेता है। अब देखिए मूर्त अवस्था से आने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। देखिए पहला आता है रिवर्सेबल थिंकिंग, किस एज में आ जाती है, तो मूर्त अवस्था में, ठीक है। इसके बाद है मूर्त वस्तु वगैरह में किस एज में बच्चा सोच लेता है, तो 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और रीजनिंग किस एज में कर लेता है बच्चा, हमारी थर्ड स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर लेता है। अब हम चलेंगे फोर्थ पे। इसमें से 2 क्वेश्चंस ही बनते हैं, जो है हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है, फिर भी समझेंगे इसको हम। फोर्थ स्टेज यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो परिकल्पना करना स्टार्ट कर देता है। परिकल्पना का मतलब होता है कि बच्चा ना अपने आप से कुछ भी कल्पना यानी विचार करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसे कहते हैं इंग्लिश में हाइपोथेसिस। ये भी आपका ना प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस किस एज में बच्चा स्टार्ट कर देता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 की होती है। फोर्थ स्टेज हमारी, उसमें बच्चा इसको स्टार्ट कर देता है। इसके बाद अमूर्त चीजों बातों को सोचना समझना। देखिए थर्ड स्टेज में क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक थी, बच्चा सिर्फ अपने सामने देखी वस्तु को समझ सकता था। इस एज का बच्चा जो होता है हमारा 9th-10th में होता है, ठीक है। यानी इस एज के बच्चा जो है, अगर आप किसी अमूर्त वस्तु के बारे में पूछेंगे कि सेब जो है वो पेड़ से कैसे गिरा, ठीक है, यानी न्यूटन का सिद्धांत था ये, तो बच्चा इजीली इस बात को सोचना समझना स्टार्ट कर देगा। वो अमूर्त चीजों के बारे में भी आपको आंसर दे देगा। अगर आप किसी भी पॉलिटिक्स या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसे ऐसे देते हैं, तो वो उसका निष्कर्ष भी आपको निकाल के दे देगा, उसके बारे में व्याख्या भी कर देगा, लिख भी देगा, ठीक है। तो ये सारी जो मेच्योरिटी लेवल आएगा वो हमारा लास्ट स्टेज में आ जाता है बच्चे के अंदर, यानी 11 to 15 ईयर्स अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब फर्स्ट पॉइंट इसका है परिकल्पना करना आ जाता है, यानी हाइपोथेसिस स्टार्ट कर देता है। अमूर्त चीजों के बारे में यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो उसे नहीं भी देखी उसके बारे में भी आपको बता सकता है, सोच सकता है, दिमाग लगा सकता है। फिर आता है आपका सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। सबसे ज्यादा बच्चा जो डेवलप कर लेता है, अपना एक निर्माण कर लेता है कि वो किस चीज में परफेक्ट हो चुका है, तो वो इस एज में उस बच्चे की बन जाती है। हम उसे देखकर पहचान लेते कि बच्चा इस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा है। इसके बाद है निष्कर्ष निकालना, यानी वो खुद निष्कर्ष निकाल सकता है। आप उसको निष्कर्ष बताएं कि आपके लिए बेटर है, ये बेटर है, तो इस एज में बच्चा अपना बेटर जान पाता है। व्याख्या करना, इट मीन्स बच्चा इस एज में व्याख्या करना सीख जाता है, किसी भी चीज के बारे में अच्छे से अपने विचारों को प्रस्तुत करना सीख जाता है। अब हमने अपने 4 स्टेजेस को अच्छे से समझ लिया है। अब हमारा टाइम आता है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, तो आप भी इस क्वेश्चंस को समझेंगे और साथ ही साथ इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, तो आप उनसे रिलेटेड आंसर्स को भी देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरा कुछ भी बनाया हुआ नहीं है इसमें इस बार, ये प्रीवियस ईयर ही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना, ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना यानी उसे हमने कोई सूचना दी, वो उसने सूचना को प्राप्त किया, उसकी व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचता है। यानी हमने उसे कोई सूचना दे दी, अब वो उससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस लगाएगा और अपनी बात को बताएगा। फिर मैं अगेन क्वेश्चन पुटअप बोलूंगी कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं,
तो उसे डैश कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट है सृजनात्मक सोच, सेकंड है अमूर्त सोच, थर्ड है मूर्त सोच एंड फोर्थ है प्रतिक्रियावादी सोच। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका आंसर क्या होगा? अब इसने हमें बोला कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचेगा, यानी अपना माइंड लगा रहा है बच्चा, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सृजनात्मक सोच, ठीक है। आप इसे अमूर्त सोच भी सोच सकते हो, लेकिन अमूर्त सोच कब आएगी? जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है, लेकिन जब वो अपने अनुभवों को जोड़ रहा है, ठीक है, यानी वो क्रिएटिविटी कर रहा है, तो इसलिए वो क्या आएगी? हमारी सृजनात्मक सोच। ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, इसको आप लिखना चाहें तो प्लीज लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। अब आपने जब हमारे चरण यानी स्टेजेस को ढंग से पढ़ा होगा जीन प्याजे की, तो आपके माइंड में फटाफट से आंसर आ गया होगा। देखिए, किसी वस्तु के स्थायित्व, अब स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी बच्चे के दिमाग में किसी वस्तु का स्थायी होना किस एज में होता है। तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी अवस्था थी जिसमें बच्चा कोई भी वस्तु उसके लिए स्थायी होती है? हमें पता है उसकी फर्स्ट स्टेज होती है जहां वो सभी वस्तुओं को स्थायी समझता है। तो वो फर्स्ट स्टेज कहां पर लिखी है, हम समझेंगे। पहली है पूर्व परिचालन, यानी हमारी ये सेकेंड स्टेज है। सेकेंड है मूर्त परिचालन, यानी हमारी ये थर्ड स्टेज है। इसके बाद है औपचारिक परिचालन, ये हमारी फोर्थ स्टेज थी। इसके बाद है संवेदी यानी सेंसरी मोटर। इसलिए मैंने बोला था कि आप इंग्लिश को भी ध्यान में रखते हुए चलना, तो मैंने इंग्लिश लिखी नहीं है, बहुत लेंथी हो जाता है लिखना मेरे लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझेंगे। संवेदी गामक भी मैंने आपको लिखवाया था, यानी सेंसरी मोटर हमारी फर्स्ट स्टेज, ठीक है। इसमें इस एज में बच्चे के लिए हर एक वस्तु क्या होती है? स्थायी। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस तरीके से आया। नहीं, फर्स्ट स्टेज स्थायी वाली थी, तो स्थायी से हमें पता था फर्स्ट स्टेज है जो यहाँ पर गिवन है, तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी दोनों ही क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, ये सीटेट दिसंबर 2018 का, ये भी सीटेट दिसंबर 2018 का, यानी दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हुए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ये सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, इसने बोला कि संज्ञानात्मक विकास जो जीन प्याजे ने दिया है उससे रिलेटेड कौन सा सिद्धांत है, वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पहला ऑप्शन है प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। अब देखिए, हमें पता है कि पहला वाला बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जीन प्याजे ने कितने दिए? 4 स्पष्ट चरण दिए हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो गया। कम टू द नेक्स्ट, कि प्याजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता रहता है, यानी ये चरण जो होते हैं उसमें आगे नहीं बढ़ता, बल्कि ये निरंतर चलता है, कंटिन्यूस चलता है। देखिए, ये बात तो ठीक है कि वो चलता है, लेकिन वो चरणों के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि इसने स्टेजेस बताई हैं, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है, क्योंकि जीन प्याजे उसने स्टेजेस बता रखे कि फर्स्ट स्टेज में चेंज होगा, सेकंड में चेंज होगा, थर्ड में ये वाला चेंज होगा, ठीक है, तो इसलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी हम फोर्थ को वॉच आउट करेंगे कि बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। अगर हम सांस्कृतिक आधार की बात करें तो जीन प्याजे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, कि क्योंकि संस्कृति के बारे में उन्होंने बात नहीं की है। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर पूरे विश्व में बच्चा किसी भी जगह पर हो, लेकिन वो वर्क अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग करेगा। 0 से 2 साल के बच्चे में यही चेंज आएंगे, और 2 से 7 साल का बच्चे में वही चेंज आएंगे, तो स्टेज के अकॉर्डिंग की बात करते हैं वो, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है। संस्कृति की बात जीन प्याजे नहीं करते हैं, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन क्या था? हम किसी भी चरण को छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये चरण स्थिर है, तो हमारा थर्ड वाला आंसर करेक्ट है। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, ये भी सितंबर 2016 का है। देखिए, संरक्षण का जो प्रत्यय है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग संरक्षण के प्रत्यय का मीनिंग क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। आपने क्वेश्चन अभी ये वाला किया है से प्रीवियस, तो यानी आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। इसने बोला है कि कुछ भौतिक गुणधर्म, यानी जो हमारे गुणधर्म अंदर से में मिले हुए हैं, जो स्टेजेस हैं, ठीक है, वो तो वही रहेंगी चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। आप इसको समझ गए होंगे। अब फिर नेक्स्ट को समझेंगे कि वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर जीन प्याजे ने बच्चों से रिलेटेड बात की है, वन्य जीवन से नहीं, तो ये हमारा
सेकंड ऑप्शन कट हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड की, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। यानी हम हाइपोथेसिस का यूज करें तो हम सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें संरक्षण की कोई बात नहीं आती है, हम किसी भी चीज का बचाव नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना, यानी दूसरे की बात को सोचना समझना, उससे हम एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, ये एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता कहलाती है। देखिए, दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना, ये पॉइंट ठीक है, बट जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, अपने स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा तो बच्चे में ज्ञान की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये एक संज्ञानात्मक उसका जो संरक्षण है वो नहीं है। तो संरक्षण की बात कहाँ पर की गई है? हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, कि कुछ भौतिक गुणधर्म तो वही रहेंगे चाहे भाग्य आकृति बदल जाए, यानी बच्चे में जो स्टेज के अकॉर्डिंग बच्चा चलेगा, गुणधर्म वही रहते हैं बच्चे में। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी फैब 2016 का है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण होगा? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यानी पूरे विश्व के साथ हम स्टेज बाय स्टेज जब जाएंगे तो हमें अनुभव नए नए प्राप्त होंगे, उससे हमारा विकास होगा। सेकंड है अनुकरण, यानी इमिटेशन मेथड से हमारा विकास होगा। थर्ड है पुनर्बलन, यानी कोई हमें रीइंफोर्स करेगा, इससे हमारा विकास होगा। फोर्थ है भाषा, यानी लैंग्वेज के थ्रू हम अपना विकास करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल ही कट कर देंगे आप लोग, क्योंकि आपको पता है भाषा की बात तो ये बिल्कुल ही नहीं करते हैं जीन पियाजे, इन्हें तो विचार अच्छे लगते हैं, भाषा बिल्कुल भी अच्छी नहीं करती, तो ये सेकंड नंबर पर भाषा को रखते हैं, तो यहाँ हम इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर आते हैं पुनर्बलन। देखो, पुनर्बलन दो तरीके का होता है, रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है विकास, अगर हम अच्छी उसकी बात करें तो विकास होगा, बट इसमें लिखा नहीं है पुनर्बलन किस तरीके का है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग है। इसके बाद बात करते हैं अनुकरण। इमिटेशन के थ्रू हम बोलना सीखते हैं, ठीक है, भाषा का विकास करना सीखते हैं, लेकिन इससे हमारा पूर्ण विकास नहीं होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इसने बात की है कि जो हमारे विकास को प्रभावित करने में कौन सा कारक जो है वो महत्वपूर्ण है, यानी इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भौतिक विश्व के साथ अनुभव हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। यानी अब हम आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें ये पूछा हुआ है आपसे कि पूर्ण संक्रियात्मक काल, ठीक है, यानी आप समझे ये हमारी सेकंड स्टेज है। ठीक है, यहीं से आपको माइंड में रखना है कि कौन सी स्टेज है, तो ये हमें ध्यान है हमारी सेकंड स्टेज है। अब आपको सेकंड स्टेज में जो मैंने उसके लक्षण बताए थे कि ये वर्क करता है सेकंड स्टेज में बच्चा, तो आप ये माइंड में रखेंगे ऑप्शंस को पढ़ते हुए। अब आप ध्यान रखेंगे, तो फर्स्ट है लक्ष्य। लक्ष्य यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तो इसमें गिवन है कि लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की होता है, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो होता है वो कौन सी स्टेज में होता है? तो आपको ये पता है कि हमारी फर्स्ट स्टेज थी इंद्रिय कामक अवस्था, जिसमें बच्चा अपने गोल पर ध्यान रखता है, उसे वो चीज़ पकड़नी है तो पकड़नी है, तो ये सेकंड स्टेज का बच्चा नहीं करता, वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, यानी दूसरे की बात को बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है, तो ये इस वाले पॉइंट को हम रोक के चलेंगे अभी, बाकी नेक्स्ट को पढ़ते हैं। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष की चिंतन, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन यानी कल्पना करना, यानी हाइपोथेसिस, इंग्लिश में यहाँ हाइपोथेसिस लिखा आएगा, तो इसलिए मैंने बोला था कि इंग्लिश को लेते हुए चलना, कि अभिकल्पना यानी बच्चा हाइपोथेसिस यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें बताइए लास्ट स्टेज होती है ना जब भी बच्चा हाइपोथेसिस लगाता, उससे पहले नहीं लगाता, तो ये भी हमारी, लेकिन पूछिए हमसे सेकंड अवस्था है, तो हमारा ये बिल्कुल रॉन्ग है। अब हम बात करेंगे फोर्थ की, यानी अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन भी फोर्थ में आता है, यानी दोनों बात किसकी कर रहे हैं? हमारी फोर्थ स्टेज की, तो ये हमारी बात नहीं कर रहे हैं सेकंड स्टेज की, ना ये बात कर रहा है हमारी सेकंड स्टेज की। तो ऑप्शन कौन सा बचता है हमारा? सेकंड वाला, यानी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। बच्चा इसमें अहम केंद्रित होता है, लेकिन ऑप्शन हमारे पास यही है कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, यानी वो दूसरे की बातों को थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर ये सेकंड वाला ये बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, ये आपका इसी जुलाई का मैंने बताया था आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित यानी कल्पना करना निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? अब इंग्लिश में यहाँ आपको हाइपोथेसिस लिखा आएगा, ठीक है, तो वहां से आप समझ जाएंगे हमारी फोर्थ स्टेज है। अब आपको बताना है कि
कौन सी अवधि है संज्ञानात्मक विकास की? आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जुलाई में आया हुआ है ये। कि पहला दे रखा आपको संवेदीगामक अवस्था, नहीं फर्स्ट स्टेज में बच्चा हाइपोथेसिस लगाता है, दैट इज रॉन्ग, हमें पता है कि लास्ट स्टेज है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक। देखिए मूर्त संक्रियात्मक हमारी जो होती है इसमें लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है बच्चा, लेकिन अमूर्त चीजों के बारे में नहीं लगाता, हाइपोथेसिस नहीं कर सकता, तो ये हमारा रॉन्ग है। इसके बाद है पूर्ण संक्रियात्मक, तो बच्चा इतना डेवलप ही नहीं होता इस सेकंड स्टेज में कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातों के बारे में सोच सके। तो फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है अमूर्त संक्रियात्मक, हमें पता है कि हाइपोथेसिस कहाँ लगेंगी, लास्ट स्टेज में, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। अब देखिए ये भी जुलाई मतलब सीटेट के दूसरा क्वेश्चन आया था जुलाई में, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन, ये भी मतलब दोनों ही क्वेश्चन जुलाई में बहुत ही इजी आए हुए हैं। कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ठीक है, ये भी पेडागोजी से रिलेटेड है। कि अगर हम बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे एक टीचर को जो 6 to 8 का है उसे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है? पहला है कि तार्किक बहस का प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी जो बच्चा तर्क के बेस पे कोई भी चीज़ पे तर्क लगाना स्टार्ट कर रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है तर्क लगाने के लिए, तर्क लगाते हुए, तो आप उसको हतोत्साहित यानी उसके इंसल्ट करेंगे, तो दैट इज़ रॉन्ग, हमें बच्चे की इंसल्ट नहीं करनी है। सेकंड है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, यानी ऐसी समस्याएं बच्चे के सामने दी जाएं जिससे वो लॉजिक लगाना स्टार्ट करे। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ठीक है, फिर भी आगे के ऑप्शंस को देखेंगे। थर्ड है आपका कि एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए, यानी कोई भी आप एक टॉपिक जब पढ़ा रहे हैं तो केवल मूर्त सामग्री का यूज़ करें। देखिए बच्चा जो है वो, हम ये नहीं कि अगर बुक से पढ़ा रहे हैं तो बुक ही उसके सामने रखें, कोई और चीज़ का यूज़ ना करें, तो दैट इज़ रॉन्ग, तो ये रॉन्ग है। इसके बाद है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, केवल एक ही चीज़ पर निर्भर रहें, तो दैट इज़ रॉन्ग, हम कभी भी एक चीज़ पर निर्भर रह के, यानी बुक्स ही करेक्ट हैं तो बुक्स पे ही ध्यान दें, कोई और चीज़ का यूज़ ना करें, ये भी रॉन्ग है। अब एक चीज़ प्लस आपको बताना चाहूँगी, पेडागोजी में जो केवल वर्ड होते हैं ना, ये किसी भी एक चीज़ पर फोकस करो, केवल एक ही चीज़ पर फोकस करो, ये केवल को देख के रॉन्ग कर देना। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रिक आपको मैंने बता दी है, ये बहुत ही मतलब माइंड में रखने वाली चीज़ है। अगर आपको केवल वर्ड नज़र आता वहीं इसको कट कर देना, कभी भी एक चीज़ के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन के बच्चे को लॉजिक लगाए, इस तरीके की बातें हम उससे बोलें, उस तरीके से समझाएं, तो दैट इज़ करेक्ट। हमें बच्चे को इस तरीके से एनवायरनमेंट बनाना है कि बच्चा स्वयं अपने दिमाग का निर्माण करे, वही जीन पियाजे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो मेरे पास हैं, और ये थे जुलाई, और जो मेरे पास नहीं थे वो वाले क्वेश्चन है जो मैंने नेट से निकाले हुए हैं। अब हम बात करें जो मेरे पास पेपर्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2018 का पेपर है जो मेरे टाइम पर आया हुआ है। अब इसको देखेंगे आपके जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, यानी उसका प्रमुख प्रस्ताव क्या था कि बच्चों, पहला ऑप्शन है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, यानी पहला ऑप्शन ये है कि बच्चे जो है ना वो वयस्कों से अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या अगर हम बात करें क्वांटिटी की, ठीक है, तो मात्रा के रूप में वो वयस्कों से भिन्न होती है। अगर हम बात करते हैं थर्ड की, कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, यानी ये क्वालिटेटिव लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी के रूप में देखा जाए तो बच्चे जो हैं बड़ों से अलग सोचते हैं। लास्ट है आपका कि बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। अब देखो सारे ऑप्शन आपने रीड आउट करे, अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है, लेकिन हमें क्या करना है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सोचना है। तो अगर हम जीन पियाजे को भी देखें, अपना भी माइंड लगाएं, तो हमें पता है कि पहला ऑप्शन जो दिया है कि बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, तो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, इसमें हम दोनों का कंपैरिजन नहीं करना है हमने। ठीक है, पहले तो यही माइंड में रखना है कि बड़े और छोटे का हमें कंपैरिजन नहीं करना है। उसके बाद है सेकंड, बच्चों की सोच मात्रा के रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। अगर हम बात करें छोटा बच्चा ज़्यादा नहीं सोच सकता, बड़ा ही सोच सकता, तो मैंने बोला कि कंपैरिजन हमें करना ही नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि बड़ा बच्चा अच्छा, छोटा बच्चा ज़्यादा सीख ले, ज़्यादा अच्छी नॉलेज आ जाए उसमें। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। इसके बाद है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें, क्वालिटी की बात करें, यानी भिन्नता, क्वालिटी जिसे कहते हैं हम, ठीक है, वो भिन्न हो सकती है।
ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद लास्ट था जो कि बच्चे की सोच वयस्कों से निम्न होती है, यानी बच्चा ना वयस्कों से कम ही सोच सकता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, हमें कंपैरिजन नहीं करना है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें कंपैरिजन नहीं बताया गया, बल्कि ये बताया गया कि बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी बच्चा जो है उसमें क्वालिटेटिव देखा जाए तो वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसमें फिर एक इसी का मतलब इसी सेट में 3 क्वेश्चन जीन प्याज से रिलेटेड आए हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये फिर आ गया आपका यही वाला क्वेश्चन। आप यहाँ आराम से अच्छे से समझेंगे कि मैंने आपको क्यों इंग्लिश हिंदी बोली थी। देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये वाला आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक, यानी हमारी कौन सी स्टेज है, ये सेकेंड वाली अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। अब इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ चाइल्ड इन ए प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी जो हमारी सेकेंड स्टेज है वो आपको समझनी है। इसमें से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है हमारी फर्स्ट स्टेज में बताया था, यानी ये रॉन्ग है, सेकेंड स्टेज नहीं है। डिफर्ड इमिटेशन यानी इमिटेशन करना, तो इमिटेशन किस में आता है हमारा फर्स्ट स्टेज में, ये भी नहीं है। इसके बाद इरिवर्सिबल थॉट, ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब बच्चा जो है वो मतलब रिवर्स नहीं कर पा रहा है, तो यानी हमें पता है कि हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल थर्ड वाला करेक्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर अटेम्प्ट करना अब आसान भी लग रहा होगा और आ भी रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मैं कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके बाद है वर्तुल प्रतिक्रिया, तो ये जो सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं ये बच्चा इस एज में बिल्कुल भी नहीं कर पाता, ना ही मैंने आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे कि इरिवर्सिबल थॉट्स यानी विचारों की अनुत्क्रमणीयता इस एज में आती है। इसी सेट का ये थर्ड क्वेश्चन है कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चे, पहला दिया है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, यानी लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी दूसरे की चीज को सोचते हुए इसका आंसर निकालते हैं। इसके बाद है सेकंड के को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेषण तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन है को पुरस्कार यानी बच्चे को पुरस्कार व दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना व सीखना सिखाया जा सकता है, यानी बच्चे को हम सजा दें या पुरस्कार दें तो उसके थ्रू हम बच्चे को सिखा सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड की तो इसमें कहते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया के संबंधों को सावधानीपूर्वक हम नियंत्रण कर लें और उसके बाद हम बच्चे के व्यवहार में मतलब जो पावलव की थ्योरी है उसके थ्रू हम लोग बच्चे को उद्दीपक अनुक्रिया करके उसको अनुबंधित कर देते हैं, यानी उसको किसी चीज में बांध दें और उसके बाद वो अनुक्रिया करें। ठीक है, जैसा हम चाहें बच्चा वैसा ही करें। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग रहेगा। इसके बाद है फर्स्ट था हमारा प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखे, यानी बच्चा पहले दूसरे को देखे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए और या वो किस चीज में बेस्ट है, क्या करके वो बेस्ट हो गया तो हम भी उस चीज को अपना लें, यानी वो अपना इनर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये भी हमारे लिए रॉन्ग है, क्योंकि जीन प्याजे ने क्या बोला, बच्चा स्वयं का निर्माण करता है, तो हमें ये माइंड में रखना है कि जीन प्याजे कहा क्या था। देखो फोर्थ ऑप्शन जो है ये मेरे को करेक्ट लगा और ये करेक्ट क्या लगा, ये करेक्ट ही है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, पूरे संसार का निर्माण करे, मैनिपुलेट करे, एक्सप्लोर करे। तो हमें पता है पूरे संसार का वो निर्माण करता कौन होता है, बच्चा होता है। किसके अकॉर्डिंग, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। अब हिंदी में समझेंगे कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो आपको इंग्लिश में इजी पड़ेगा ये अन्वेषण करना, यानी वो किसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे, व्यवहार कौशल को बढ़ाएंगे। तो ये सब चीजें बिल्कुल ही करेक्ट हैं एक बच्चे के लिए अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। ये 3 क्वेश्चन इसी सेट के थे। देखिए ये प्रीवियस से रिकॉर्ड सेट है, उसी के क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा, अब यही क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि स्थायित्व की अवधारणा कब बच्चे में आती है। ठीक है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है, यानी कौन सा चरण होता है इसमें स्थायित्व की भावना होती है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे लिखा होगा कि फॉर्मल ऑपरेशन यानी जो स्थायित्व होता है वो लास्ट स्टेज यानी औपचारिक परिचालन जो हमारी 4th स्टेज होती है उसमें आता है। तो हमें पता है ये स्टेज में नहीं आता है। जो स्थायित्व की भावना आती है वो किस में आता है, हमारी 1st स्टेज में। हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को पहले, तो हमें पता है ये सेंसरी मोटर स्किल, जो एक ही मैंने कहा कि इनकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश में वो सेम रहेगी, तो हमारे लिए ईजी रहेगा सी वाला
सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गामक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। अब हम जीन पे ऐसे एकदम लास्ट क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करेंगे कि इसमें है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना यानी अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। यानी जब बच्चा जो है अपने अनुभव से सही अर्थ निकाले तो उस तरीके को हम क्या बोलेंगे। देखिए जो स्कीमा होता है, स्कीमा का मीनिंग आपको बताऊं, जब बच्चा अपने माइंड में किसी भी चीज को लेके फिक्स कर लेता है कुछ बातों को, तो उसे हम कहते हैं स्कीमा। यानी अब बच्चे को फोन दे दो, अब उससे फोन के बारे में पूछो तो वो बता देगा कि फोन ये होता है, क्योंकि उसने देख लिया है, उसके माइंड में बन चुका कि ये फोन है। छोटा छोटा बच्चा भी आज फोन के बारे में अच्छे से जानता है। या आप उसे बुक पकड़ा दो तो वो बता देगा, आप बोलो ये बुक है तो बच्चा अच्छे से बताएगा कि ये बुक है। यानी उसके माइंड में ना फिक्स हो गई ये बुक है, लेकिन वो क्योंकि वो देख पा रहा है उस बात को। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीका। अपने एक्सपीरियंस से जब बच्चा सही चीज निकालता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे, इमेजेस कहेंगे, प्रतिमान कहेंगे, मानसिक मैप कहेंगे या मानसिक उपकरण कहेंगे। देखिए मेंटल मैप होना, दिमाग में मैप बनना, ये भी एक स्कीमा होता है, एक मैप बन जाता है हम कोई बात कर रहे हैं तो। उसका मेंटल टूल, ये मानसिक उपकरण, उसका उपयोग करना, ये हम उस चीज का यूज कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को हम कहेंगे क्या, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कीमा। ठीक है, इसको भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, इसके स्कीमा और एक संगठन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर स्कीमा से रिलेटेड ही बनता है। तो आपको स्कीमा को ध्यान रखना है। जब बच्चा किसी भी चीज को देख के अपने माइंड में मेमोरी में फिक्स कर लेता है किसी बात को, तो उसे हम कहते हैं स्कीमा। यानी हमारे माइंड में कोई चीज बन गई, हमें जैसे मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ तो आप उस आवाज को सुनेंगे तो उस आवाज से आपके मन में एक मेरी आवाज को कहीं और भी सुनेंगे आप, तो आपको दिमाग में लगा रही मैंने तो आवाज सुनी हुई है, तो इसे हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जीन प्याज से रिलेटेड हमारे यहाँ फिनिश हो गए हैं, और इससे एक्स्ट्रा अगर आप कोई क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है, तो आप जो कंसेप्ट है उसको माइंड में रखेंगे तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर करें। ओके।